हेलो स्टूडेंट्स, यूनिट थर्ड का आपका दूसरा टॉपिक है कल्चर। अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट आपको समझने हैं और नेट जेआरएफ की परीक्षा में जिस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैं आपको यहाँ हाईलाइट करते चलूंगा। ठीक है बेटा, कल्चर, इंट्रोडक्शन ऑफ कल्चर। वैसे तो जो बच्चे हमारे एमए करने के बाद आए हैं उन्हें कल्चर के बारे में काफी अच्छे तरीके से चीजें मालूम है, बट आपका यूनिट थर्ड का सेकेंड टॉपिक है आपका ये। ठीक है बेटा, सेकेंड टॉपिक है संस्कृति। संस्कृति टॉपिक तो आपका अच्छा है, पीजीटी में सबसे ज्यादा क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, बट नेट जेआरएफ में भी आपके इसके क्वेश्चन आते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा में भी क्वेश्चन आते हैं। तो बेसिक से बिल्कुल चल रहे हैं यहाँ पे बेटा। संस्कृति शब्द का प्रयोग मानव शास्त्री टायलर के द्वारा किया गया है, ईवी टायलर के द्वारा। कब किया गया है? 1871। ठीक है, इनकी बुक थी प्रिमिटिव कल्चर। प्रिमिटिव कल्चर 1871। इन्होंने जो प्रिमिटिव कल्चर में सोसाइटी के 3 स्तर बताए बेटा, सिविल सोसाइटी, बारबेरियन सोसाइटी एंड सिविलाइजेशन सोसाइटी। यहां से आपका क्वेश्चन बनता है। अगर आपसे कोई पूछे कि प्रिमिटिव कल्चर जो बुक है टाइलर की 1871 की है, 1871 की बुक है, ठीक है, इसमें टाइलर ने समाज का कितने स्तर पर वर्गीकृत किया है? तो 3 स्तर बताए इन्होंने, पहला, दूसरा और तीसरा। एक क्वेश्चन तो बेटा आपका यहां से बनता है। और इन्हें क्या कहा जाता है? मानव शास्त्र का पिता भी कहा जाता है, फादर ऑफ एंथ्रोपोलॉजी के नाम से भी इन्हें जाना जाता है, एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी में ह्यूमन और एनवायरमेंट के इंटरेक्शन का स्टडी किया जाता है एंथ्रोपोलॉजी में। ठीक है बेटा, लैटिन भाषा के शब्द कल्चरा से बना है। संस्कृति को 2 भागों में बांटा गया है, संस्कृत शुद्ध और संस्कार कृत्य। ये आपका लैटिन भाषा से कल्चर के मीनिंग को यहाँ पे शो किया गया है। अब कल्चर क्या होती है आपका, आप देखोगे कल्चर के लिए आप जब यहाँ से बेसिक से चलोगे तो संस्कृति के बारे में जितने कॉन्सेप्ट हैं आपके एडवांस स्तर पर, जैसे संस्कृतिकरण, उनका भी मैं जिक्र आपका यहाँ पे करूंगा। ठीक है बेटा, संस्कृतिकरण कॉन्सेप्ट किसने दिया है ये आप समझ रहे होंगे अगर आपने पहली वीडियो देखी होंगी। एमएन श्रीनिवास को लेकर के जो वीडियो आपकी आई है उसमें अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट समझाया गया है। क्रोबर क्लूखोन ने संस्कृति को 108 परिभाषा इन्होंने दी है। क्रोबर क्लूखोन का काफी वर्क है। संस्कृति केवल मनुष्यों में पाई जाती है। अब एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन एंड एनिमल? तो एनिमल ग्रुप में आपकी संस्कृति नहीं मिलती है, ह्यूमन में संस्कृति मिलती है। अब आप देखोगे कि ह्यूमन क्यों इतना एडवांस है कि वो गवर्न कर रहा है पशुओं को, क्योंकि पशुओं के बीच में कल्चर नहीं मिलती है और पशु अपनी पूरी लाइफ में कमाता है वो अपनी नेक्स्ट जनरेशन को नहीं देके जाता है, जबकि मानव अपनी नेक्स्ट जनरेशन को जहां से स्टार्ट करता है, जहां उसकी लाइफ का एंड होता है तो एंड पे छोड़कर जाता है। और विरासत में हमें कल्चर के रूप में एक अमूल्य धरोहर मिलती है, जिससे कि हम एक एडवांस लेवल को अचीव कर पाते हैं। जो आविष्कार हमारे पहले वैज्ञानिक करके गए हैं उनके बिहाफ पर नए वैज्ञानिक हमारे आविष्कार करते चले जाते हैं। और ये एडवांसमेंट में जो चीजें हमें मिली हुई है इसमें एब्स्ट्रैक्ट, अमूर्त और मूर्त दोनों ही हो सकती हैं, इसीलिए ह्यूमन सुपीरियर है, क्योंकि उसके पास में कल्चर नाम की एक विरासत उन्हें मिली है जो उनके पूर्वज उन्हें देकर के गए हैं। तो मनुष्य में पाई जाती है, पशुओं में से नहीं पाई जाती है कल्चर। ठीक है, संस्कृति एक सीखा हुआ व्यवहार है, लर्नेबल बिहेवियर है जो हम सोसाइटी से सीखते हैं। किसकी प्रक्रिया के द्वारा? सोशलाइजेशन की प्रक्रिया के द्वारा, सामाजिकरण की प्रक्रिया के द्वारा सीखा हुआ व्यवहार हमारा संस्कृति कहलाता है, जिसे मनुष्य अपने पास कुछ समय तक संचित करता है। ये क्या है? संचित करता है। पीढ़ी दर पीढ़ी सिखाकर उसका हस्तांतरण, ये ट्रांसफरेबल है। कल्चर हमारी ट्रांसफरेबल है, ये जनरेशन टू जनरेशन हमारी ट्रांसफर होती रहती है और मॉडिफाइडेबल भी है। आप देखोगे लर्निंग प्रोसेस, जो कल्चर को लर्निंग प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है? सोशलाइजेशन। Socialization is a lifelong learning process. In this process, human learn their culture and ethics. आप देखोगे सोशलाइजेशन की प्रक्रिया के द्वारा एक नया बच्चा जो है, शिशु जो है, वो एक ह्यूमन बिहेवियर को अडेप्ट करता है जो कि सोसाइटी के द्वारा उसे सिखाया जाता है। और सोसाइटी में भी प्राइमरी इंस्टीट्यूशन उनकी फैमिली है। फैमिली में जिस तरीके से कल्चर सिखाई जाती है वही बच्चे के व्यवहार में झलकती है। ठीक है बेटा, चलते हैं नेक्स्ट लेकर के। कुछ कॉन्सेप्ट इसके इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता चलूंगा। टायलर कह रहा है कि संस्कृति एक सामाजिक विरासत है, जो अभी हम जिक्र कर रहे थे,
तथा समाज द्वारा व्यक्ति को दिया गया उपहार है। ये क्या है? गिफ्ट है सोसाइटी के द्वारा किसे दिया हुआ? ह्यूमन के लिए। किसके? उसके जो पूर्वज उसे छोड़ करके गए हैं, चाहे वो आपका मटेरियल गुड्स हो, चाहे नॉन मटेरियल गुड्स हो, चाहे थॉट हो, चाहे इथिक्स हो, चाहे मूल्य हो, चाहे विचारधारा हो, चाहे ड्रेस कोड हो, चाहे आपकी जीवन शैली हो, ये सब आपका कल्चर का पार्ट है। तो इसे हम सामाजिक विरासत के रूप में कोट कर सकते हैं, जिसको टायलर ने कोट किया है। मजूमदार और मदान, लोगों के जीवन जीने का ढंग, लाइफ वे ऑफ, लोगों के जीवन के जीने के ढंग को संस्कृति मजूमदार और मदान ने कहा है। पीजीटी जैसे एग्जाम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। जो कोटेशन है, ये डेफिनेशन है, छोटी छोटी बुक हैं, ये आपके पीजीटी के एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। बट नेट जीआरएफ की परीक्षा में थोड़े से कॉम्प्लेक्स टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो मैं यहाँ हाईलाइट कर दूंगा आपको। राल्फ लिंटन कहते हैं व्यक्ति संस्कृति की प्रतिछाया है। बोगार्डस, संस्कृति किसी समूह के कार्य को करने और विचार करने की समस्त रीतियां हैं। ये बोगार्डस कह रहे हैं आपके। बीरिस्टेड कहते हैं कि कार्य करने, विचार करने और आसपास रखने की रीतियां ही संस्कृति है। कार्य करने, विचार करने, थॉट प्रोसेस क्या है किसी व्यक्ति का, वो सब हमारा किसका पार्ट है? वो हमारी कल्चर का पार्ट है। ठीक है। पीएच लैंडिस, संस्कृति वह संस्कार है जिसके द्वारा व्यक्ति जन्म से मृत्यु तक निवास करता है और अपने अस्तित्व को बनाए रखता है। हर्स्कोविट्ज कहते हैं कि कल्चर क्या है? पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है। मैन मेड पार्ट ऑफ एनवायरमेंट नोन एज कल्चर। इस पर्यावरण में जो भी मानव निर्मित भाग है वो हमारा कल्चर का पार्ट है। ठीक है। मेलनिस्की ने जीवन पद्धति और मानव क्रियाओं को संस्कृति माना है। हावेल कहते हैं कि मानव द्वारा समझ सीखा हुआ व्यवहार संस्कृति है। जो लर्निंग बिहेवियर है ह्यूमन बीइंग का, जो सोसाइटी के थ्रू उन्होंने सीखा है, सोसाइटी से सीखा है और सोशलाइजेशन की प्रक्रिया द्वारा सीखा है, वो सारा आपका पार्ट हमारा क्या है? संस्कृति है। रुथ बेंडिक ने संस्कृति को एक प्रतिमान के रूप में स्वीकार किया है। मैथ्यू ओर्नोल्ड, संस्कृति मधुर और उज्ज्वल प्रकाशवान होती है, ये कह रही हैं। पार्सन्स ने संस्कृति को एक कार्य प्रणाली माना है जो मानव व्यक्तित्व के निर्माण में महत्वपूर्ण है। ठीक है। संस्कृति पे आपके काफी विचारकों का कार्य है, क्योंकि ह्यूमन के आसपास जो ये एक बच्चा है, बच्चा क्या है? आप देखोगे एनिमल के तरीके से एक व्यक्ति का जो बच्चा है वो पैदा होता है और जो सोसाइटी से वो अपनी संस्कृति को सीखता है। संस्कृति क्या है? प्रेस्क्राइब बिहेवियर पैटर्न जो सोसाइटी के द्वारा अप्रूव्ड है। आप देखोगे किसी सोसाइटी में हंटिंग करना अप्रूव्ड है, किसी में नहीं है। तो ये क्या है? कल्चर हमारी सापेक्ष होती है। जो समाज की कल्चर है वो दूसरे समाज में हो सकता है कि वो अपराध के तौर पे ट्रीट की जाती हो। तो जो आपके देखोगे ना ट्राइबल सोसाइटी है उसकी एक अलग कल्चर है और जो सभ्य सोसाइटी है उसकी एक अलग कल्चर है। तो कल्चर हमारी कैसी होती है? सापेक्ष होती है। समय के सापेक्ष या समय जो समाज के विभिन्न स्तर बदलते रहते हैं तो संस्कृति हमारी बदलती रहती है। नेक्स्ट चलते हैं बेटा। सोरोकिन बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर है आपके कल्चर को लेकर के। भौतिक अभौतिक संस्कृति, अभौतिक संस्कृति का भावात्मक पक्ष ही संस्कृति है, इन्होंने कहा है। गोल्डन वीजी से सभ्यता और संस्कृति का सामना बताते हैं, समान बताते हैं। लेवी संपूर्ण सामाजिक परंपरा को संस्कृति, सोशल ट्रेडिशन को इन्होंने संस्कृति माना है। हावेल संस्कृति एक मानवीय घटना है, ये कहते हैं। ठीक है। अधिसावयवी शब्द सर्वप्रथम स्पेंसर के द्वारा यूज किया गया है, लेकिन संस्कृति में क्रोबर के द्वारा अधिसावयवी और अधिव्यक्तिक शब्द यूज किसने किए हैं बेटा? क्रोबर ने। यहां से आपका क्वेश्चन बन सकता है बेटा। थोड़ा ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसे नोट कर लेना, अच्छे तरीके से चीजें आपको करनी है। इसी क्लास के बाद आपको कल्चर के बारे में सभी कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाले हैं। कहाँ कहाँ से कौन से क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर में कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, वो सब इसमें आपको जिक्र करेंगे बेटा। नेक्स्ट है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स। संस्कृति क्या है बेटा? संचयी है, हमारे द्वारा ये संचित की जाती है और नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफर की जाती है। तो हम कह सकते हैं संस्कृति सामाजिक और संचयी होती है। लर्निंग बिहेवियर है, व्यक्ति से बाई बर्थ जैसे जन्म लेता है, एक नवजात शिशु होता है, वो सोशलाइजेशन की प्रक्रिया द्वारा अपने समूह की संस्कृति को अडेप्ट करता है। ठीक है। और एडेप्टेशन की प्रक्रिया हमारी क्या कहलाती है? सामाजिकरण। ये क्या कहलाती है? सामाजिकरण। सामाजिकरण के द्वारा हम सोसाइटी के वैल्यू, इथिक्स, मूल्य
ड्रेस कोड सबको हम अडेप्ट करते हैं। ट्रांसफरेबल है, इसका हस्तांतरण का गुण है और अनुकूलन की क्षमता होती है। प्रत्येक समाज की अपनी एक अलग समूह के लिए आदर्श होती है। मैंने आपको बताया था समाज में संस्कृति सापेक्ष होती है, किसी समाज की आदर्श होती है और किसी समाज की कल्चर सभी जगह इक्वल नहीं मिलेगी। हर एक जगह में अपनी संस्कृति के तत्व अलग तरीके से होते हैं। ठीक है बेटा। मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। यहाँ पे आपके बहुत इंपॉर्टेंट विचारक हैं बी मेलिनोविस्की। टोबियान आइसलैंड पे इन्होंने स्टडी किया है। इन्होंने संस्कृति को क्या बताया है? संस्कृति व्यक्तियों की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। की पूर्ति करती है। और इसे बी मेलिनोविस्की की नीड थ्योरी बताया इन्हें। नीड थ्योरी, आवश्यकताओं का सिद्धांत बताया है बी मेलिनोविस्की के द्वारा। और उन्होंने संस्कृति को विशेष तौर पे कहा कि संस्कृति व्यक्तियों की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। ठीक है बेटा। मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। यहाँ बी मेलिनोविस्की को कोट करोगे स्पेशल तौर पे। इनमें संतुलन और संगठन होता है, इसमें कल्चर में। नेक्स्ट चलते हैं बेटा। कल्चर का मुख्य वाहक भाषा होती है। इसमें मानवीय व्यक्तित्व के निर्माण में सहायक होती है। संस्कृति सार्वभौमिक होती है। सभी संसार में सभी समाजों में संस्कृति मिलेगी, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सोसाइटी, बट इट इज नॉट इक्वल इन यूनिवर्सल मोर्फोलॉजिकल। ठीक है। संस्कृति में भौतिक अभौतिक दोनों प्रतिमान पाए जाते हैं। अब ये आपकी कल्चर है बेटा। संस्कृति के कितने भाग हैं? ऑगमन में 2 भाग होता है यहाँ पे, भौतिक, इसमें मटेरियल गुड्स आ जाते हैं। ठीक है। मटेरियल गुड्स यानी कि भौतिक वस्तुएं। और ये आपकी नॉन मटेरियल पार्ट है। ये मूर्त होता है, मेजरेबल होता है, दिखाई देता है। ये अमूर्त है। इसमें धर्म विश्वास कला ये सब आ जाते हैं। ठीक है। ओगमन के द्वारा ये अपनी पुस्तक में उन्होंने कैटेगराइज किया था, जो 1922 में पब्लिश हुई है। संस्कृति अधिव्यक्तिक होती है, व्यक्ति से ऊपर होती है। इसका अर्थ यह है कि संस्कृति का निर्माण एक व्यक्ति द्वारा न करके समूह के द्वारा किया जाता है। तो ये क्या है? सुपर ऑर्गेनिक है। संस्कृति अधिसाम्यवी है। संस्कृति का निर्माण मनुष्य शरीर के द्वारा किया जाता है, लेकिन मानव शरीर नाशवान है, जबकि संस्कृति का कभी अंत नहीं होता है। यहाँ पे आप देखोगे कि मानव समूह शरीर के द्वारा किया जाता है, यानी कि यहाँ ह्यूमन की आवश्यकता की बात की गई है। जैसी हमारी आवश्यकता होगी वो हमारा कल्चर का पैटर्न हो जाएगा, और नेक्स्ट जनरेशन में वो आपकी प्रेस्क्राइब पैटर्न ऑफ बिहेवियर हो जाएगा, क्योंकि ह्यूमन की आवश्यकताएं है वो। ठीक है बेटा, जो बी मेलिनोविस्की इसमें हाईलाइट करते हैं। अब यहाँ पे संस्कृति के पार्ट की बात जब हम करते हैं तो एक इंपॉर्टेंट पार्ट आता है आपका कल्चर ट्रेट। क्या आता है? कल्चर ट्रेट, सांस्कृतिक तत्व। किसी भी कल्चर का स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एनी कल्चर known as कल्चर ट्रेट। ये इंपॉर्टेंट है बेटा। किसी भी संस्कृति का छोटे से छोटा पार्ट हमारा सांस्कृतिक तत्व कहलाता है। सांस्कृतिक तत्व संस्कृति की सबसे छोटी और परिभाषित इकाई है। अनेक सांस्कृतिक तत्व परस्पर मिल जाने से संस्कृति संकुल का निर्माण होता है। जब संस्कृति संकुल एक विशेष स्थिति या नाम मिल जाता है तो संस्कृति प्रतिमान कहलाता है, और जब प्रतिमानों का एक निश्चित सीमा तक विस्तार हो जाता है तो संस्कृति क्षेत्र कहलाता है। बहुत कंफ्यूजन होता है बेटा इन चीजों को लेकर के बच्चों को। ये अब मैं अच्छे तरीके से आपको यहाँ समझा रहा हूँ। ये कल्चर ट्रेट है, ये आपका कॉम्प्लेक्स हो गया।
ये आपका ट्रेट है, ये आपका कॉम्प्लेक्स है। और जब ये तत्व परस्पर इसी पैटर्न में आगे जाते हैं तो ये कहलाता है कल्चर पैटर्न। और जब भी इसी उसमें आगे जाते हैं तो ये कहलाता है कल्चर एरिया। तो इस तरीके से कल्चर ट्रेट मिलकर के कल्चर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, कल्चर कॉम्प्लेक्स कल्चर पैटर्न, और कल्चर पैटर्न एक कल्चर एरिया बनाते हैं। ये आपको यहाँ पे समझना है, क्योंकि ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं जो बच्चे इनिशियल तौर पे सोशियोलॉजी में नहीं समझ पाते हैं। ठीक है। सांस्कृतिक तत्व की अवधारणा का प्रयोग क्लार्क विस्लर ने अपनी पुस्तक मैन एंड कल्चर में किया है। ठीक है। चरण स्पर्श करना, हाथ मिलाना, हाथ जोड़ना, गले मिलना, झंडे को सलामी देना इत्यादि सांस्कृतिक तत्व के अंदर आते हैं। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कल्चर, इस तरीके से भी आप इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। किसी भी संस्कृति का वह छोटे से छोटा पार्ट जिसको डिवाइड नहीं किया जा सकता सांस्कृतिक तत्व कहलाता है। अब तत्व के बारे में क्या क्या कहा गया है, थोड़ा रिपीट कर रहा हूँ, रैपिडली कर रहा हूँ इस सेशन को बेटा। हर्स्कोविट्ज़ ने तत्व को संस्कृति की सबसे छोटी इकाई पहचानी जा सकने वाली बताया है। क्रोबर ने संस्कृति तत्व को न्यूनतम परिभाषित तत्व कहा है। ठीक है। टायलर और फ्रेज बोआस ने विभिन्न संस्कृतियों का तुलनात्मक अध्ययन किया है। क्लार्क विस्लर ने संस्कृति के 9 संस्कृति के तत्वों का अध्ययन किया है, और किम्बाल यंग ने 13 सांस्कृतिक तत्वों की बात की है। ठीक है बेटा, ये तो स्टडी करने वाले विचारक हैं आपके। राल्फ लिंटर ने 3 सांस्कृतिक तत्व बताए हैं, सार्वभौमिक तत्व, विशिष्ट तत्व और वैकल्पिक तत्व। इंपॉर्टेंट है बेटा, नोट कर लेना ये चीजें। ऑगबर्न ने अपनी पुस्तक सोशल चेंज 1992 में, जो मैंने ऊपर भी जिक्र किया है, संस्कृति के 2 प्रकार बताए हैं, भौतिक और अभौतिक, जो ऊपर मैंने एक्सप्लेन आपको किए हैं। बेरिस्टेड की पुस्तक है सोशल ऑर्डर, भौतिक संस्कृति को समस्त तत्व, इसके समस्त तत्वों को 13 भागों में विभाजित किया है। ये 13 भाग ये दिए बेटा। इससे क्वेश्चन वैसे बनता नहीं है आपका। जैसे आप देखोगे बीमेलिंस्की ने कितनी आवश्यकताएं बताई हैं, ये क्वेश्चन तो आपसे पूछा गया है NDRF की परीक्षा में। ओकबर्न ने जिसे अभौतिक संस्कृति कहा है, उसी ने मैकाइवर पेज ने उसे सभ्यता का नाम दिया है। सिविलाइजेशन, सभ्यता का पार्ट हमारा भौतिक संस्कृति है, ये मैकाइवर पेज कहते हैं। ओकबर्न जिसे भौतिक संस्कृति कहते हैं, मैकाइवर पेज जिसे सभ्यता कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं बेटा। कल्चर कॉम्प्लेक्स की बात हुई है, जिस प्रकार मनुष्य शरीर की संरचना हाथ, पैर, मुंह, नाक आदि से होती है, दूसरे शब्दों में विभिन्न सांस्कृतिक तत्व जब व्यवस्थित क्रम में, अभी ऊपर मैंने आपको पूरे अच्छे तरीके से समझाया है, एक दूसरे के साथ मिलकर उपयोगी बनाते हैं तो सांस्कृतिक संकुल कहलाते हैं। बेटा ट्रेट आया, कॉम्प्लेक्स आया, पैटर्न आया, और कल्चर एरिया बनता है। ये बेटा सूक्ष्म से व्यापक की ओर जा रहे हैं बेटा हम। ये मैंने ऊपर आपको इजीली ये समझा दिया है। सांस्कृतिक प्रतिमान मैंने आपको समझा दिया। पैटर्न ऑफ कल्चर, रुथ बेंडिक्ट की बुक है, इंपोर्टेंट बुक है बेटा, पैटर्न ऑफ कल्चर, रुथ बेंडिक्ट, कई परीक्षाओं में पूछा गया है। सांस्कृतिक प्रतिमान को विकसित किया है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कल्चर पैटर्न वर्ड किसके द्वारा विकसित किया गया है, तो रुथ बेंडिक्ट के द्वारा किया गया है। किस बुक में? पैटर्न ऑफ कल्चर में। सांस्कृतिक संकुल के लिए एक नियम और कानून का निर्माण हो जाता है तो एक नाम मिल जाता है, वही सांस्कृतिक प्रतिमान कहलाता है। प्रेस्क्राइब पैटर्न ऑफ बिहेवियर, ये भी हम बोल सकते हैं। मेलिंस्की के सांस्कृतिक सिद्धांत से प्रभावित होकर के रुथ बेंडिक्ट ने सांस्कृतिक प्रतिमान की अवधारणा दी है। ठीक है बेटा, इंपोर्टेंट है रुथ बेंडिक्ट और उसकी पुस्तक। अब बेंडिक्ट ने किन किन कल्चर की स्टडी की है तो इसे हाईलाइट कर लेना बेटा, ट्यूवेलो, डोबू और क्वाटलिट। और यहाँ से देखोगे आपके 2 नाम आते हैं, ओपोलोनियन और डायनोसियन। अब आपका कॉन्सेप्ट जो है वो थोड़ा डीपली जाने लगा बेटा, और यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलने स्टार्ट हो रहे हैं। रुथ बेंडिक्ट ने जो अब इनकी पुस्तक ऊपर आपको बताई गई है, ट्यूवेलो, डोबू और क्वाटलिट जनजातियों का अध्ययन करके सांस्कृतिक प्रतिमान की विवेचना की है। रुथ बेंडिक्ट ने सांस्कृतिक प्रतिमान के 2 भाग बांटा है,
अब ये कौन से हैं बेटा? ओपोलोनियन। ओपोलोनियन ग्रीक वासियों के कृपालु और सुखदायक। ये कैसे हैं? मर्सी वाले लोग हैं, सूर्य देवता का नाम है, और ये लोग संयमी, उदार और सहयोगी होते हैं। आप देखोगे हमारी सोसाइटी में भी इस नेचर के लोग मिलते हैं। दो तरीके के लोग मेजर तौर पे हम डिफाइन कर सकते हैं, जो दूसरे के दुख से सुख मिलता है, दूसरे के ऊपर क्रोधित होते हैं, दूसरे का नुकसान करने में उन्हें आनंद आता है, तो वो डायनोशियन टाइप के लोग हैं। बट दयालु, कृपालु और दूसरे में वी फीलिंग वाली बात रखने वाले ओपोलोनियन लोग हैं। तो इन्होंने कुजूनी जनजाति का अध्ययन किया था। दो तरीके से सांस्कृतिक प्रतिमान के आधार पर इन्होंने ओपोलोनियन और डायनोशियन में बांटा है। डायनोशियन वो लोग व्यक्तिवादी, अतिवादी, संघर्षकारी और दूसरे के कष्टों में सुखी होने वाले हैं, जैसे डोबू और क्वेटिल जनजाति के लोग। ठीक है बेटा, ये ध्यान रखना, ये आपका क्या है? ये डायनोशियन है। क्लार्क विस्लर ने अमेरिकन इंडियंस लोगों की संस्कृतियों के अध्ययन के दौरान सांस्कृतिक क्षेत्र का अध्ययन किया है। ठीक है, पहले आपके ट्रेट आएंगे, फिर कॉम्प्लेक्स आएगा, फिर आपका पैटर्न आएगा, और इसके बाद सांस्कृतिक क्षेत्र आएगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट चलते हैं। मूल प्रतिरोधी संस्कृति, कॉन्ट्रा कल्चर, इसका उल्लेख जे मिल्टन के द्वारा किया गया है। यह क्षेत्र सांस्कृतिक क्षेत्र का विरोधी क्षेत्र होता है, मूल संस्कृति क्षेत्र की मान्यताओं के विरुद्ध चुनौती देता है। इसे हम कॉन्ट्रा कल्चर भी बोल सकते हैं, कॉन्ट्रा कल्चर। सीमांत संस्कृति क्षेत्र, वह क्षेत्र जहां दो विभिन्न संस्कृतियों की सीमा स्थित होती है, सीमांत सांस्कृतिक क्षेत्र कहलाता है। ठीक है बेटा, आप देखोगे ये सोसाइटी हमारी, ठीक है, इसमें कल्चर है और यहाँ दूसरी कल्चर के लोग रह रहे हैं, तो ये जो क्षेत्र जोड़ता है, इसी को ही हमने सीमांत बोला है। और इससे जुड़ी हुई आप दो और चीजें नोट कर लेने बेटा, सीमांत सांस्कृतिक क्षेत्र, सीमांत व्यक्ति और सीमांत मानव। किसने इनकी अवधारणाओं को जन्म दिया है या किसने बताया है, ये कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिए गए हैं, ये आपको रीड आउट करने हैं, ये आपका होमवर्क टाइप से है। सीमांत व्यक्ति की अवधारणा किसने दी है, सीमांत मानव की अवधारणा किसने दी है, और सीमांत सांस्कृतिक क्षेत्र मैंने आपको बताया है। इसी तरीके से एनवायरनमेंट में एक वर्ड आता है इकोटोन। इकोटोन, ये ए और ये बी, और यहाँ ए बी के ट्रेट मिलते हैं, तो ये क्षेत्र आपका इकोटोन कहलाता है। किसी भी एरिया में एकदम से हमारे ट्रेट अलग नहीं हो सकते, कुछ क्षेत्र ऐसा होगा जिसमें कि दोनों तत्व मिलते हैं, तो इकोटोन इसे एनवायरनमेंट में बोला है, जहां दो पारिस्थितिक क्षेत्र के गुण मिलते हैं। ठीक है बेटा, स्वायत्त सांस्कृतिक क्षेत्र, इसके प्रतिपादक रॉबर्ट रेडफील्ड हैं आपके। यह ऐसा क्षेत्र है जहां अन्य क्षेत्रों से अलगाव रखता है। इस क्षेत्र की बाहरी दुनिया से संपर्क नहीं होने के कारण यहाँ स्वायत्तता का गुण मिलता है, और इसी चीज को लेकर के ट्राइब्स के कॉन्सेप्ट आते हैं बेटा। और यहाँ पे एक नाम आता है आपका वेरियर एल्विन को लेकर के, वेरियर एल्विन, इनका कॉन्सेप्ट राष्ट्रीय उपवन के नाम से जाना जाता है। और ये कहते हैं कि जो जनजाति हैं उनको सेपरेट रखना चाहिए हमें और लोगों से, क्योंकि वो हमारी यूनिक कल्चर है। ठीक है बेटा, चरम वर्ड दिया है सांस्कृतिक क्षेत्र, इसका उल्लेख वेबर ने किया है। इसका सांस्कृतिक क्षेत्र में विशिष्ट संस्कृति के सर्वाधिक लक्षण मिलते हैं। जिस स्थान पे किसी कल्चर के सबसे ज्यादा तत्व विद्यमान होते हैं वो आपका क्या कहलाता है, चरम कहलाता है बेटा। ठीक है, एक्सट्रीम विशेषताएं क्या हैं, कल्चर की विशेषताएं, परिवर्तनशीलता, परसंस्कृति ग्रहण, हम दूसरों की संस्कृति को अडेप्ट कर लेते हैं। और यहाँ से एक आपका आता है रेफरेंस ग्रुप थ्योरी, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा। और एक वर्ड आएगा सापेक्ष वंचना, एक आएगा आपका संस्कृतिकरण, एक इस तरीके से एक प्रक्रिया है बेटा। किसकी संस्कृति को हम ग्रहण करेंगे, जो हमसे सुपीरियर होगा। सांस्कृतिक संपर्कता, एक दूसरे के संपर्क में आके संस्कृति अपने ट्रेड दूसरी संस्कृति में चले जाते हैं, और यहाँ पे एक प्रक्रिया होती है विसरण की, विसरण, डिफ्यूजन। दो संस्कृतियों के तत्व, इसके इसमें जाना और इसके इसमें जाना बेटा, ये क्या कहलाएगा, इसमें ए है और इसमें बी है, या इसमें चीनी है और इसमें नमक है।
अब आप देखना इस कल्चर के ट्रेट इसमें जा रहे हैं और इस कल्चर के ट्रेट इसमें आ रहे हैं, तो इस प्रकार की जो थ्योरी है वो हमारी कल्चर डिफ्यूजन कहलाती है, सांस्कृतिक मिश्रण कहलाती है। सांस्कृतिक बहुलता, एक क्षेत्र में कई संस्कृतियों का तत्वों की विद्यमानता मिलती है। सांस्कृतिक सापेक्षता, एक प्राइमरी की संस्कृति अलग है, बी अलग है, तो एक दूसरे के सापेक्ष हैं, ये इनका कोई ऐसा नहीं है कि ए के लिए वो संस्कृति सर्वश्रेष्ठ है और बी के लिए उसकी अपनी संस्कृति श्रेष्ठ है। सांस्कृतिक स्वायत्तता, अवसरों की उपलब्धता, सांस्कृतिक विलंबना, सांस्कृतिक प्रसारता जो एक्सटेंशन डिफ्यूजन मैंने अभी बताया है, और सांस्कृतिक वस्तुनिष्ठता, ये कुछ विशेषताएं हैं आपकी संस्कृति की। मुख्य तौर पे जो संस्कृति का अध्ययन किया है उन विचारकों को आपको स्पष्ट तौर पे पढ़ लेना है, उनकी बुक्स को पढ़ना है, उनके ईयर ऑफ पब्लिकेशन को पढ़ना है और उनके द्वारा जो कॉन्सेप्ट दिए गए हैं वो आपको देख लेने बेटा। नेक्स्ट चलते हैं इसमें, संस्कृति के आवश्यक तत्व अकॉर्डिंग टू जॉनसन, यहाँ इन्होंने 4 एलिमेंट आपके बताए हैं, ज्ञान, विश्वास, मूल्य और मानदंड, मानदंड और संकेत, ये आपके 4 तत्व बताए हैं। ट्रेड की हमने अभी बात की है, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ कल्चर नोन एज कल्चर ट्रेड। मेटा स्पेंसर ने 6 तत्व बताए बेटा, प्रतीक, मूल्य, मानदंड, लोक साहित्य, कानून और विचारधारा, ये आपके मेटा स्पेंसर के द्वारा सांस्कृतिक तत्वों का उल्लेख किया गया है। संस्कृति के प्रकार, क्रोबर की स्टडी है बेटा, क्षेत्रीय संस्कृति और सार्वभौमिक संस्कृति, ये क्रोबर के द्वारा बताए गए हैं। बेरिस्टर ने 3 प्रकार आपके बताए हैं, क्लिनार्ड और ओलोहिन ने 3 प्रकार बताए हैं। ये इंपोर्टेंट है, आपका क्रिमिनोलॉजी का क्वेश्चन है ये। अपराधी उप संस्कृति, संघर्ष उप संस्कृति और पिछड़ी उप संस्कृति, ये इंपोर्टेंट आपके विचारक हैं क्लिनार्ड और ओलोहिन। ठीक है, संस्कृति के विकास के स्तर या चरण, यहां से आपके काफी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं बेटा, ये आपके प्रीवियस ईयर में काफी क्वेश्चन आए हुए हैं। मॉर्गन ने 3 स्तर बताए हैं। मॉर्गन ने जंगली असभ्य अवस्था, बर्बर अवस्था और सभ्य अवस्था, ये 3 स्तर आपके किसने दिए हैं, मॉर्गन ने। अकॉर्डिंग टू मॉर्गन संस्कृति के 3 स्तर इन्होंने बताए हैं। स्पेंसर ने 4 स्तर बताए बेटा, शिकारी संग्राहक अवस्था, कृषि अवस्था, पशुपालन और औद्योगिक अवस्था। यहां से एक क्वेश्चन आपका बनता है, कार्ल मार्क्स ने जो क्लास की बात की है, वर्गों की बात की है, तो क्लास की जो स्टार्टिंग हुई है वो एग्रीकल्चर सोसाइटी से आपकी होती है बेटा। ठीक है, इसके बाद एससी दुबे का है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ये कई बार आपका क्वेश्चन पूछा गया है। दुबे ने 6 स्तर बताए हैं, आदि पाषाण, पुरापाषाण, नवपाषाण। बेटा हमें इनका अगर आपके याद नहीं हो तो इनका कोड आप बना सकते हैं, आदि पाषाण, पुरापाषाण, नवपाषाण, ताम्र, कांस्य और लोह, ये आपके 6 स्तर एससी दुबे ने बताए। यहां से आपके नेट जेआरएफ की परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से या अदर कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है। एससी दुबे और हर्बर्ट स्पेंसर बहुत, और मॉर्गन, तीनों से ही आपके क्वेश्चन बनते हैं, और ये क्वेश्चन बड़े आपके इंपॉर्टेंट हैं, इन्होंने अच्छे तरीके से आपको कर लेना है। नेक्स्ट चलते हैं बेटा, संस्कृति से संबंधित कुछ प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित हैं आपके। प्रसारवादी सिद्धांत, इसके प्रतिपादक आपके राल्फ लिंटन हैं। प्रकार्यवादी सिद्धांत, इसके जनक मेलनिस्की हैं। मेलनिस्की कहते हैं कि संस्कृति क्या करती है, संस्कृति व्यक्तियों की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, पूर्ति करती है। ठीक है, ये प्रकार्यवादी सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, बी मेलनिस्की के द्वारा। इससे ज्यादा रिलेटेड चीजें आप देखोगे तो कल्चर के बारे में, कल्चर की नीड थ्योरी बताया इन्होंने, और इनका पूरा जो वीडियो है आपको आपकी यूनिट 1 में बी मेलनिस्की विचारक है, वहां पे अच्छे तरीके से आपको मिल जाएगा। और थोड़ा सा और डिटेल आपको देखना है कि ये किस प्रकार से लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है और कितनी आवश्यकताओं का जिक्र किया गया है। बी मेलनिस्की ने कितने प्रकार की आवश्यकताएं बताई हैं, ये क्वेश्चन आपसे बनता है। प्रकार्यवादी सिद्धांत आपका हो गया। फंक्शनल थ्योरी को आप किस तरीके से एक्सप्लेन करोगे कि कल्चर क्या है, व्यक्तियों की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, या किसी भी सोसाइटी की स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए कल्चर सपोर्टिंग रूप में कार्य करती है, तो ये आपकी फंक्शनल अप्रोच हो जाएगी किसकी, कल्चर को लेकर के।
अब कुछ आपकी बुक इंपॉर्टेंट है बेटा जिनमें कंफ्यूजन आपको होता है। कल्चरल सोशियोलॉजी इंपॉर्टेंट बुक है आपकी, गिलेन की है। कल्चर एवं सोसाइटी मेरिल और एल्ड्रिज की बुक है। द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यू राधा कमल मुखर्जी की बुक है। अब ये कल्चर जो नाम आता है ना बेटा, इनसे लेकर के आप कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसलिए यहाँ ये बुक आपको अच्छे तरीके से बताई गई है। तो कल्चर टॉपिक है आपका, अलग अलग विचारकों के द्वारा स्टडी किया गया है और इससे पहले विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे लेकर के क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसी पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए ये लेक्चर आपका कल्चर का कंप्लीट होता है। ठीक है बेटा, परीक्षाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाता है बेटा। ठीक है बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।